हेलो एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी एंड बर्नौलीज एक्सप्रेशन या बर्नौलीज इक्वेशन। दोनों ही टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इजी भी है। अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को समझ जाते हैं तो एंट्रेंस के जो क्वेश्चन है वो भी आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं हमारे टॉपिक इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के साथ। देखिए, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को समझाने के लिए मैं आपको एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूँ। उस एग्जाम्पल को समझने के बाद ये टॉपिक काफ़ी आसान हो जाएगा। देखिए, हम क्या कर लेते हैं, दो पाइप कंसिडर कर लेते हैं। मान लीजिए ये फर्स्ट पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शन यहाँ पाइप का मैं ड्रॉ कर रहा हूँ लाइक दिस, और ये दूसरा पाइप है जो पहले पाइप की ही डायमेंशन का है, इसे मान लेते हैं। ठीक है, अब पहले पाइप के अंदर मैं जो रबर के बॉल्स है उसे इंसर्ट करने वाला हूँ। तो हर एक बॉल, मान लीजिए यहाँ पर ये फर्स्ट बॉल, दिस इज सेकंड बॉल, ऐसे सर्टन नंबर ऑफ बॉल्स है। सारे के सारे जो बॉल्स है उनका साइज, मास, वॉल्यूम सब सेम है। ठीक है, सो यहाँ से चार मैंने यहाँ पे रबर के बॉल दिखाए हैं, और ये जो सेकंड पाइप है ना, यहाँ पर हम स्टील के बॉल कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, सो लाइक दिस। सो पहले भी पाइप में चार बॉल है, सेकंड पाइप में भी चार बॉल है। और इसके सेक्शंस को ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। सो दिस इज रबर, दिस इज स्टील। अगर दोनों में कंपैरिजन देखा जाए तो साइज वाइज सेम है, लेकिन रबर जो है वो कॉम्प्रेसिबल मटेरियल है और स्टील जो है वो इनकम्प्रेसिबल है, ऐसा हम मान के चलेंगे। अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ जो पहला पहला रबर का पाइप है उसके फर्स्ट सेक्शन में एक फिर से दूसरा रबर का बॉल जिसका डायमेंशन इन रबर के बॉल जितना ही है उसे पुश करवाने की कोशिश करता हूँ। अब क्या होगा, जैसे ही मैं इस बॉल को ऐसे अंदर पुश करूंगा तो हमारे ये जो अंदर में रबर के बॉल है वो क्या होना स्टार्ट हो जाएंगे, स्क्वीज होना स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब कॉम्प्रेस होना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर मैं इन इस पहले वाले बॉल को अंदर डाल भी दूँ, ठीक है, तो भी ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर पाइप का जो यहाँ पे मेरा सेक्शन एंड हो रहा है, सेकंड सेक्शन, वहाँ से एक पूरा का पूरा बॉल बाहर आए। ऐसे हो सकता है कि पहला बॉल, इस पहले बॉल को पूरा अंदर डालने पर आधा ही बॉल सेकंड सेक्शन से बाहर आए, और बाकी जो आधे बॉल की स्पेस है वो यहाँ पे कॉम्प्रेशन के कारण मैनेज हो गई है। लेकिन अगर स्टील बॉल की तरफ आते हैं, ध्यान से समझिए, अगर स्टील बॉल की तरफ आते हैं, यहाँ पर मैं अगर कोई दूसरा स्टील का बॉल इंसर्ट कर दूं तो क्या हो जाएगा, पाइप के दूसरे सेक्शन से एक पूरा का पूरा स्टील का जो बॉल है वो बाहर आएगा ही आएगा। ऐसे क्यों हुआ है, क्योंकि इन स्टील बॉल में जो कॉम्प्रेसिबिलिटी है उसको हम निग्लिजिबल मान रहे हैं, और चूंकि कॉम्प्रेसिबिलिटी नहीं है तो बॉल को अकोमोडेट करने के लिए एक स्टील बॉल को पाइप के बाहर निकलना ज़रूरी है। अगर मैं एक सेकंड में एक बॉल इंसर्ट करता हूं तो उतने ही एक सेकंड में, रबर के केस में एक बॉल बाहर निकले ज़रूरी नहीं, लेकिन स्टील के केस में एक सेकंड में एक बॉल अगर इंसर्ट होता है तो उतने ही एक सेकंड में एक बॉल यहाँ से बाहर आएगा। अब बॉल की जगह मान लेते हैं कि ये 1 लीटर वॉल्यूम वाला सब्सटेंस है बॉल, तो अगर वन लीटर 1 सेकंड में इंसर्ट हो रहा है तो बाहर भी 1 लीटर में 1 सेकंड में 1 लीटर बॉल ही बाहर आ जाएगा। अब इसको फ्लूइड के पर्सपेक्टिव समझ लेते हैं। तो मान लेते हैं कि मेरे पास ना एक ऐसा पाइप है जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरिएबल है। सो पहला जो सेक्शन है वहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया छोटा है, दूसरे सेक्शन पे मैं बड़ा क्रॉस सेक्शन ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ। सो लेट्स से दिस इज माय सेक्शन 1 एंड दिस इज अवर सेक्शन 2। सेक्शन 1 पे जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो है A1, सेक्शन 2 पे क्रॉस सेक्शन एरिया जो है वो है A2। इसके अंदर हमने आइडियल फ्लूइड को इमेजिन करके रखा है। दिस इज एन आइडियल फ्लूइड एंड वी नो आइडियल फ्लूइड जो होता है वो इनकम्प्रेसिबल होता है। अच्छा, मान लेते हैं कि इसका जो पहला सेक्शन है यहाँ पर मैं 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम को, कितना, 1 लीटर, ध्यान से समझना, आई एम इंसर्टिंग वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर इन हाउ मच टाइम, से टाइम इज 1 सेकंड। तो 1 सेकंड में मैं पहले सेक्शन से 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम को इंसर्ट करवा रहा हूँ। फ्लूइड तो इनकम्प्रेसिबल है, और इस पर्टिकुलर ट्यूब के अंदर ना तो फ्लूइड का मास एक्स्ट्रा क्रिएट होने वाला है और ना ही मास डिस्ट्रॉय होने वाला है। ये मास के जनरेशन या डिस्ट्रक्शन में कोई रोल नहीं प्ले करेगा। सिंपली बाहर से जो मास या फिर बाहर से जो लिक्विड आएगा उतना लिक्विड ये आगे पास कर देगा। इसके अंदर का फ्लो जो है लिक्विड का या फिर फ्लूइड का, उसे हम स्टेडी फ्लूइड इमेजिन कर रहे हैं या स्टेडी फ्लो इमेजिन कर रहे हैं। नाउ एज आई टोल्ड यू बिफोर, 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम इज बीइंग पुश्ड
इन 1 सेकंड थ्रू सेक्शन 1 हियर। अब देखो जैसे ही मैं 1 लीटर का वॉल्यूम पुश करूंगा क्या होगा, तो समझाने के लिए मान लेते हैं कि यहाँ से मैंने सर्टन अमाउंट ऑफ लिक्विड पुश किया और उसने 1 लीटर वॉल्यूम ने कितने डिस्टेंस तक लिक्विड को ऑक्यूपाई किया है, D1, इस ट्यूब में लिक्विड के D1 लेंथ तक को ऑक्यूपाई किया है किसने, 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम ने। अब जब इतना लिक्विड अंदर भर गया तो इतने ही अमाउंट का 1 लीटर ऑफ लिक्विड इस सेकंड सेक्शन से बाहर आना चाहिए बिकॉज ऑफ इनकम्प्रेसिबिलिटी ऑफ द फ्लूइड। नाउ व्हाट विल हैपन, अगर आप ये जो सेकंड सेक्शन देख रहे हो तो इसका जो एरिया है वो बड़ा है। अगर एरिया बड़ा होगा तो 1 लीटर का वॉल्यूम है उसे ऑक्यूपाई करने के लिए जितनी लेंथ D1 की थी उतने लेंथ की जरूरत नहीं पड़ेगी, हो सकता है उससे बहुत कम लेंथ में ही 1 लीटर का वॉल्यूम ऑक्यूपाई हो सकता है उस सेकंड सेक्शन में। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं थोड़ी देर के लिए लेंथ ड्रॉ कर रहा हूं D2, दिस इज लेंथ D2 एंड दिस D2 लेंथ इज क्वाइट सफिशिएंट टू अकोमोडेट 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम। अब फिर से हमारे ओरिजिनल कॉन्सेप्ट पे आते हैं। व्हेन आई हैव स्टार्टेड टू पुश 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड इन 1 सेकंड, उतने 1 सेकंड में सेक्शन 2 से भी कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड बाहर आएगा, 1 लीटर ड्यू टू इनकम्प्रेसिबिलिटी ऑफ द फ्लूइड। और यही होता है हमारा इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। अब इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का पहले ना मैं आपको स्टेटमेंट लिख कर देता हूं, फिर इस वॉल्यूम को अकोमोडेट करने के लिए अंदर क्या चेंजेस हो रहे हैं इसे समझते हैं। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इट सेज दैट द वॉल्यूम rate of flow, the volume rate of flow of an incompressible fluid, of an incompressible fluid for a steady flow, for a steady flow remains सेम या फिर इज सेम थ्रू आउट द फ्लो, थ्रू आउट द फ्लो। सो 1 लीटर ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड in 1 second, if it is passing from section 1, same amount of liquid in same time will also be passing at section 2। तो जो वॉल्यूम फ्लो रेट है 1 लीटर पर 1 सेकंड जिसको हमने लिखा है, इसे आप लिख सकते हो चाहो तो dV/dt। दिस वॉल्यूम फ्लो रेट रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, अब देखिए जैसे कि मैंने बोला था सेक्शन 1 में ज़्यादा लेंथ कवर हो रहा है D1 का, D1 के फॉर्म में, और सेक्शन 2 में कम लेंथ में ही उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो रहा है विच वॉज अलॉन्ग द लेंथ D2। दूसरी चीज, अगर 1 सेकंड में ही D1 जितनी ज़्यादा लेंथ कवर करनी है फ्लूइड को कंपेयर टू D2, तो इसका मतलब ये हुआ कि सेक्शन 1 पे लिक्विड को अपनी स्पीड भी ज़्यादा रखनी है, क्योंकि एक ही सेकंड में उसको लार्ज अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर करना है। हालांकि सेकंड सेक्शन में आप देखो तो 1 सेकंड में लिक्विड को कितना डिस्टेंस आगे ट्रैवल करना है, स्मॉल डिस्टेंस D2 ट्रैवल करना है, और इतने स्मॉल डिस्टेंस D2 ट्रैवल करने के लिए ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर मैं फर्स्ट सेक्शन पर स्पीड ले रहा हूँ V1 और सेकंड सेक्शन पर स्पीड कंसिडर कर रहा हूँ V2, तो वी कैन से V1 इज लार्जर देन V2 एंड इफ यू सी केयरफुली एरिया A1 इज स्मॉलर देन एरिया A2। तो यहाँ पर इफ, देखिए ध्यान से, इफ A1 इज स्मॉलर देन A2 देन V1 इज ग्रेटर देन V2 है। और यहाँ से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का जो एक्सप्रेशन बनकर आता है इन टर्म्स ऑफ एरिया एंड स्पीड, वो आता है जैसे पहले मैंने लिखा था dV/dt इज कांस्टेंट। अब इसी को हम लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ एरिया इनटू वेलोसिटी इज आल्सो कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये हुआ A1V1 इज इक्वल टू A2V2, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। ये जो रिलेशन है, दिस रिलेशन स्पेसिफिकली सेज और स्पेसिफिकली सिग्निफाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। सो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से हम ये बोल सकते हैं, पहला तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। एरिया ज़्यादा तो वेलोसिटी कम, और एरिया कम तो वेलोसिटी ज़्यादा,
ताकि सेम अमाउंट ऑफ फ्लूइड इन सेम टाइम वहां पर फ्लो हो सके। दिस A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2, इसे हम लिख रहे हैं AV इंटू कॉन्स्टेंट, and this AV basically represents amount of volume flow in given time, and this is called as volume flow rate। इसे हम बोलते हैं वॉल्यूम फ्लक्स, इसे क्या बोलते हैं, वॉल्यूम फ्लक्स। अच्छा, अगर 1 लीटर वॉल्यूम को थोड़ी देर के लिए मान लो, 1 लीटर का वॉल्यूम है 1 kg ऑफ मास, 1 लीटर वॉल्यूम में अगर 1 kg मास फॉर दैट पर्टिकुलर लिक्विड अकोमोडेट होता है, तो हम ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से वॉल्यूम फ्लो रेट कांस्टेंट है, उसी तरीके से फिर मास फ्लो रेट भी कांस्टेंट होगा। 1 लीटर फ्लो हो रहा है मतलब 1 kg मास फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पर फर्स्ट सेक्शन में भी 1 kg एंड सेकंड सेक्शन में भी 1 kg, तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी मास फ्लो रेट के लिए भी अप्लाई होगी। अब मास फ्लो रेट में क्या होता है, मास जो है इट इज़ नथिंग बट वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो हमारा ये जो वॉल्यूम फ्लो रेट है, इसको जब हम डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें मास फ्लो रेट मिलेगा, विच विल ऑल्सो भी रिमेन्स कॉन्स्टेंट। अब ये प्रूफ देख लेते हैं इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का। सो आई एम ड्रॉइंग प्रूफ हियर। अब प्रूफ के लिए फिर से वैसा ही पाइप ले लेते हैं, मैं कॉपी कर लेता हूं उसको। चलिए, ये हमारा पाइप है। आई एम राइटिंग हियर, कंसीडर अ वेरिएबल सेक्शन पाइप, वेरिएबल सेक्शन पाइप through which an ideal, which is incompressible, ideal incompressible fluid is flowing। ठीक है, let rho is the density of fluid। चलेगा। नाउ अब मैं लिख रहा हूं एट सेक्शन 1, यहाँ पर पाइप में हमने कुछ सेक्शन ड्रॉ करके लिए हैं, तो उसमें लिख रहा हूं एट सेक्शन 1 लेट A1 इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, V1 इज स्पीड ऑफ फ्लूइड। चलेगा। लेट D1 इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्लूइड, डिस्टेंस कह लीजिए या डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए, कवर्ड बाय फ्लूइड इन टाइम, कुछ एक टाइम ले लेते हैं, मान लीजिए डेल्टा टी। सो डेल्टा टी टाइम में या फिर डी टी टाइम में, डी टी लिख लेता हूँ, इन टाइम डी टी। सो डी टी टाइम में कितना लेंथ कवर करने वाला है फ्लूइड, D1 डिस्टेंस कवर करने वाला है। सो आई एम राइटिंग हियर डी टी इज टाइम ऑफ फ्लूइड फ्लो, टाइम ऑफ फ्लूइड, जैसे बोला था ना थोड़ी देर पहले 1 सेकंड, 1 लीटर इन 1 सेकंड, तो 1 लीटर वॉल्यूम था, 1 सेकंड वॉज योर टाइम विच इज डी टी। चलेगा। अब इसी तरीके से हम क्या कर लेते हैं, जो सेकंड सेक्शन है उसके भी पैरामीटर्स लिख लेते हैं। सो सेक्शन 2, सेक्शन 2 में मैं लिख रहा हूँ लेट A2 बी द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, V2 बी द स्पीड ऑफ फ्लो, स्पीड ऑफ फ्लूइड फ्लो। थर्ड इज D2, इट इज द डिस्टेंस ट्रैवल्ड या फिर डिस्टेंस कवर्ड बाय फ्लूइड इन टाइम, कितने टाइम में भैया, dt टाइम में। तो dt क्या है, अगेन इससे टाइम ऑफ फ्लो, टाइम ऑफ फ्लूइड फ्लो। चलेगा। अब यहाँ पर हुआ क्या है, जैसे कि मैंने बोला था, अंदर ना तो कोई मास डिस्ट्रॉय होने वाला है, ना ही कोई मास क्रिएट होने वाला है। तो जितना भी मास यहाँ इस पर्टिकुलर फर्स्ट सेक्शन से एंटर होगा, उतना ही मास सेकंड सेक्शन से फ्लो आउट होगा। सो आई एम सिंपली राइटिंग हियर एज पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, no mass is
created or destroyed in the tube or in the pipe, I can simply write that mass flow at section 1 in time dt will be exactly equal to mass flow at section 2 in टाइम dt। तो dt टाइम में दोनों ही सेक्शन में सेम मास फ्लो होगा। इसके हिसाब से अब देखिए हो गया, हमारा डेरिवेशन बहुत छोटा है। अगर मैं पहले सेक्शन में पास होने वाला मास m1 लिखता हूँ, दूसरे सेक्शन में m2 लिखता हूँ। अब हम जानते हैं मास क्या होता है, मास इज द प्रोडक्ट ऑफ डेंसिटी एंड वॉल्यूम। सो सेक्शन 1 पे जो लिक्विड की डेंसिटी है वो है रो मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम v1 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा डेंसिटी रो इंटू वॉल्यूम v2। अब जैसे कि थोड़ी देर पहले हमने देखा था फ्लूइड इनकम्प्रेसिबल है, तो जो भी वॉल्यूम सेक्शन 1 में फ्लो होगा वही वॉल्यूम सेक्शन 2 में भी फ्लो होने वाला है। तो चाहो आप, जैसे हमने लिखा था ना सेक्शन 1 और सेक्शन 2, उसमें लिख सकते हैं कि v2 इज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग इन सेक्शन 2, और यहाँ पर कैपिटल V1 इज वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड फ्लोइंग इन सेक्शन 1। ये दोनों ही dt टाइम के लिए वॉल्यूम की बात कर रहे हैं अपन लोग। सो रो इंटू V1 इज इक्वल टू रो इंटू V2। नाउ आई कैन राइट रो V1 क्या लिख सकते हैं, V1 को हम लिख सकते हैं एरिया A1 इंटू डिस्टेंस D1 इज इक्वल टू रो इंटू एरिया A2 इंटू डिस्टेंस D2, बिकॉज एरिया इंटू लेंथ इज वॉल्यूम। नाउ रो जैसे दोनों ही एक्सप्रेशन में है तो इसको कैंसिल कर रहा हूं मैं, आई एम राइटिंग A1। अब देखिए D1 क्या है, D1 डिस्टेंस है जो V1 वेलोसिटी के साथ कवर किया जाएगा इन टाइम dt। तो हम जानते हैं वेलोसिटी इज व्हाट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सो v1 के लिए ये आ जाएगा d1 अपॉन टाइम dt, और v2 के लिए हो जाएगा v2 इज इक्वल टू d2 अपॉन dt। सो d1 को मैं लिख सकता हूँ v1 इंटू dt, और d2 को मैं लिख सकता हूँ v2 इंटू dt। तो चलिए लिख लेते हैं। सो आई एम राइटिंग हियर a1 इंटू d1 इज व्हाट, d1 इज v1 इंटू dt टाइम इज इक्वल टू a2 इंटू v2 इंटू dt। अब dt तो वैसे ही कैंसिल हो गए, आप dt के बजाय डेल्टा t टाइम भी लिख सकते हो। नाउ हमारे पास बचता है a1 इंटू v1 इज इक्वल टू a2 इंटू v2। ये जो v1 v2 है दीज आर स्मॉल v का वैल्यू जो वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं कैपिटल v लिखता तो वो ऑब्वियसली वॉल्यूम हुआ होता। नाउ यहाँ से हमें पता चलता है a इंटू v इज constant, and this represent basically the amount of liquid flow or the amount of fluid flow in terms of volume with respect to time as constant. This dv by dt is called as volume flux. This is called as volume flux या फिर volume flow rate, volume flow rate। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, मास फ्लो रेट के भी साथ कंपेयर करके देख सकते हैं। हमें पता है मास क्या होता है, मास इज डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ सपोज m इज नथिंग बट डेंसिटी रो इनटू वॉल्यूम v। ओके, ये जो कैपिटल v है इसकी बात हो रही है वॉल्यूम की। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर लूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो क्या हो जाएगा, dm अपॉन dt इज इक्वल टू, किसी भी लिक्विड के लिए जो उस पर्टिकुलर पाइप से फ्लो हो रहा है वो किसी भी सेक्शन पे सेम ही डेंसिटी को दर्शाता है, इसलिए डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। तो डेंसिटी इनटू ये बचेगा dv बाय dt। सो वॉल्यूम फ्लो रेट को बेसिकली अगर मैं डेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो मुझे क्या मिल जाता है, मास फ्लो रेट। क्या मिलता है, मास फ्लो रेट। तो वैसे भी मास फ्लो रेट जो है वो कांस्टेंट ही है इन केस ऑफ इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, जैसे कि उन्होंने बताया है। अब हम क्या कर लेते हैं, एक छोटा सा सॉल्व एग्जांपल देख लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, एग्जांपल 2.1 है, एज शोन इन द गिवन फिगर अ पिस्टन ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर pushes the liquid out of the tube whose area at the outlet is 40 mm square. The piston is pushed at the rate of 2 cm per second. Determine the speed at which fluid leaves the tube. तो ये जो सेकंड सेक्शन है यहाँ पर, इसे मैं मान लीजिए 2 मार्क कर रहा हूँ और दिस इज द फर्स्ट सेक्शन। तो फर्स्ट सेक्शन में क्या हो रहा है, ये जो पिस्टन है ऐसा, इस पिस्टन के हेल्प से हम इस लिक्विड को या इस फ्लूइड को
पुश कर रहे हैं। अगर पहले सेक्शन पे एरिया A1 है तो यहाँ पर की वेलोसिटी जो इस पिस्टन की वेलोसिटी होगी उसे मैं V1 ले रहा हूँ, यहाँ का एरिया A2 है और वेलोसिटी है V2। अब लॉ ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से या इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी के हिसाब से A1 V1 शुड बी इक्वल टू A2 V2। चलो अब गिवन डेटा क्या दिया है हमें बोला है कि क्रॉस सेक्शनल एरिया पहला A1 कितना है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ पे V1 कितना दिया है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये जो सेकंड सेक्शन है यहाँ का एरिया उन्होंने देकर रखा है A2 इज व्हाट 40 mm स्क्वायर। अब 40 mm मतलब 40 इंटू 10 टू द पावर -1 mm को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट किया है इसका स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 40 इंटू 10 टू द पावर -2 सेंटीमीटर का स्क्वायर और V2 हमें फाइंड करना है। तो चलो फाइंड कर लेते हैं फट से। A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2 2 इंटू 2 सेंटीमीटर पर सेकंड दैट इज 2 इज इक्वल टू A2 इज हाउ मच इट इज 40 इंटू 10 टू द पावर -2 इंटू V2। अब देखिए 2 इंटू 2 इज 4 4 हियर इट इज 10, so what I have is 1 is equal to 10 into 10 to the power -2 V2। so भैया ये V2 कितना हो जाएगा 1 by 10 into 10 to the power 2, so 10 to the power 2 is 10, so answer is V2 is 10 centimeter per second, V2 is 10 centimeter per second, राइट। ये हो गया हमारा आंसर। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन की ओर। क्या दिया है क्वेश्चन, The speed of water is 2 meter per second through a pipe of internal diameter 10 centimeter. What should be the internal diameter of the nozzle of the pipe if the speed of water at the nozzle is 4 meter per second? तो स्पीड बढ़ रही है यहाँ पे। स्पीड बढ़ेगी कब, अगर एरिया छोटा होते जाएगा। तो मान लेते हैं ये फर्स्ट सेक्शन है पाइप का, यहाँ पर एरिया A1 स्पीड V1 है और सेकंड सेक्शन पे एरिया A2 है और जो वेलोसिटी है वो V2 है। तो पहले सेक्शन पे अगर एरिया ज़्यादा है तो स्पीड कम होनी चाहिए, वही इन्होंने बोला है। देखिए स्पीड ऑफ वाटर इज 2 मीटर पर सेकंड व्हेन द इंटरनल डायमीटर इज 10 सेंटीमीटर। तब जब डायमीटर 10 सेंटीमीटर होगा तो आपका जो स्पीड है वो 2 मीटर पर सेकंड है, और डायमीटर क्या होगा अगर आपकी स्पीड हो जाती है 4 मीटर पर सेकंड, तो स्पीड बढ़ गई मतलब एरिया का कम होना लाजमी है। सो आई एम राइटिंग हियर A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। अब एरिया क्या होता है इन टर्म्स ऑफ डायमीटर, इट इज पाई डी स्क्वेयर बाय 4, सो पाई D1 का स्क्वेयर बाय 4 इंटू V1 इज इक्वल टू पाई बाय 4 D2 का स्क्वेयर इंटू V2। पाई बाय 4 कैंसल, पाई बाय 4 कैंसल, सो वी हैव गॉट D1 स्क्वेयर V1 इज इक्वल टू D2 का स्क्वेयर इंटू V2। ठीक है, चलो वैल्यू रखते हैं। सबसे पहले D1 इज 10 सेंटीमीटर और स्पीड हमें मीटर पर सेकंड में दी है, तो मैं क्या कर लेता हूँ 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। सो 10 इंटू 10 टू द पावर -2 उसका होल स्क्वेयर इंटू हाउ मच इज V1 2 मीटर पर सेकंड इज इक्वल टू आई डोंट नो द डायमीटर एट सेकंड पार्ट, सो D2 का स्क्वेयर इंटू हाउ मच इज द स्पीड, इट इज 4 मीटर पर सेकंड। सो व्हाट आई कैन डू हियर इज 10 का ये 10 इंटू 10 टू द पावर -2 इज 10 का स्क्वायर इंटू 10 टू द पावर -4 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 4, हियर इट वुड बी D2 का स्क्वायर। अब क्या कर लेते हैं, देखिए मैं लिख रहा हूँ 10 टू द पावर 2 इंटू 10 टू द पावर -4 इज 10 टू द पावर -2 इंटू दिस इज 2 डिवाइडेड बाय 4, हियर इट इज D2 का स्क्वायर। अब एक काम कर लेते हैं, स्क्वायर को हटा दे रहा हूँ तो यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर रूट होते ही ये हो जाएगा 1/2 इंटू 10 टू द पावर ऊपर ये देखिए 10 टू द पावर -2 बाहर आ जाएगा, 10 टू द पावर -1 होगा। सो 10 टू द पावर -1 इंटू अंदर बचता है रूट टाइम्स ऑफ 2 इंटू डी। अब रूट 2 कितना होता है 1.41, सो 1.41 इंटू 10 टू द पावर -1 डिवाइडेड बाय 2, सो 1.41 इज 0.705 इंटू 10 टू द पावर -1, दिस इज डी, सो दैट इज 7.05 into 10 to the power -2 meter is the value of diameter. This is the value of diameter. This is the answer, right? चलो अब हम आगे बढ़ते हैं और बर्नौलीज के एक्सप्रेशन को समझते हैं। तो ये जो बर्नौलीज इक्वेशन है ये हमें दिया था फिजिसिस्ट डैनियल बर्नौली ने। इन्होंने फ्लूइड पर होने वाले वर्क डन की बात करी थी। क्या होता है देखिए, मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक वेरिएबल क्रॉस सेक्शन वाला पाइप है, यहाँ पर मैं ऐसे उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। सो जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ अंडरस्टैंडिंग मैं यहाँ पर ऐसे एक वेरिएबल सेक्शन वाला पाइप ड्रॉ करके आपको दिखा रहा हूँ। चलिए
मान लेते हैं इस तरीके से एक पाइप है जिसका ये है फर्स्ट सेक्शन, इसको मैंने मार्क कर लिया है फर्स्ट सेक्शन को, और यहाँ पर मैं सेकंड सेक्शन मार्क कर रहा हूँ। दिस इज माय सेकंड सेक्शन। ग्राउंड से कुछ एक रेफरेंस ले लेते हैं। दिस इज द ग्राउंड, ग्राउंड से सर्टन हाइट पर वो पाइप है, तो ग्राउंड इज माय रेफरेंस पोजीशन। ठीक है, और हम इस पाइप के अंदर जो फ्लूइड कंसिडर कर रहे हैं वो है हमारा आइडियल फ्लूइड, जो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होगा, और फ्लो जो है वो स्टेडी फ्लो है, ऐसे हम इमेजिन कर रहे हैं। अब जैसा कि मैंने बोला कि ये जो बर्नौली इक्वेशन है ये वर्क डन की बात करता है। इसका मतलब क्या है? देखो, कोई भी अगर एक चीज़ है जिसे मैंने किसी प्लेटफॉर्म पर रखी है, उस पर जब मैं फोर्स लगाता हूँ तो फोर्स लगाने के बाद वो पर्टिकुलर चीज़ कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर करती है। अब ये जो डिस्प्लेसमेंट है, दिस डिस्प्लेसमेंट मल्टीप्लाइड बाय द अप्लाइड फोर्स गिव यू द वैल्यू ऑफ वर्क डन। बिकॉज ऑफ ओनली वर्क डन दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड। In a similar fashion, if suppose there is a pipe and an ideal incompressible fluid is flowing steadily through it, it means work must have to be done in the liquid at one section, and because of that work done only, the liquid in other section will also move in a particular डायरेक्शन। अब बर्नौली ये कहते हैं कि जो भी आप वर्क डन करते हो किसी पर्टिकुलर लिक्विड पर, जब लिक्विड फ्लो करेगा तो बिकॉज ऑफ दैट वर्क डन देयर विल बी द चेंज इन द एनर्जी। कौन सी एनर्जी में चेंज होगी? तो देयर विल बी द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और जो भी आप वर्क डन करोगे उसके इक्विवेलेंट ही ये चेंज आपको देखने को मिलेगा। सो जब आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम करते हो, सो दैट विल बी इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन अपॉन दैट पर्टिकुलर लिक्विड। ठीक है, ये कहता है बर्नौली का इक्वेशन। और यहाँ से फिर अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि लिक्विड के किसी भी सेक्शन पे तीन तरीके के हेड्स होते हैं, प्रेशर हेड, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हेड और काइनेटिक एनर्जी हेड। ये तीनों ही हेड्स किसी भी सेक्शन पर कांस्टेंट देखे जाते हैं। इवन दो व्हेन यू आर डूइंग सम वर्क, जो भी चेंज होगा वो चेंज इन तीनों ही हेड्स के चेंज के फॉर्म में विजिबल होगा। और फिर से मैं बोल रहा हूँ, वॉट एवर वर्क डन दैट यू डू अपॉन द लिक्विड इन ऑर्डर टू मेक इट फ्लो, दैट वर्क डन विल बी इक्विवेलेंट टू समेशन ऑफ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। दिस इज द की आइडिया। सेकंड थिंग इज, बर्नौली का जो इक्वेशन है वो बात करता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के, क्योंकि जो वर्क एनर्जी थ्योरम है, वर्क एनर्जी थ्योरम के हिसाब से ही तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो इसके हिसाब से ये जो वर्क डन किया जाएगा वो कहीं वेस्ट नहीं हो रहा है, वो या तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में चेंज होकर आपको दिखेगा या पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में दिखेगा। सो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करता है बर्नौलीज इक्वेशन। आई थिंक इतना इंट्रोडक्शन सफिशिएंट है। तो अब हम क्या कर लेते हैं, इसका जो थियोरेटिकल प्रूफ है उस प्रूफ पर जाते हैं, इक्वेशन को डिराइव करते हैं। सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि मेरे पास एक वेरिएबल क्रॉस सेक्शन वाला पाइप है जो किसी रेफरेंस पोजीशन से सर्टन हाइट पर है। ये है फर्स्ट सेक्शन, और ये फर्स्ट सेक्शन को जो एरिया होगा उस एरिया को मैं A1 से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो A1 इज द एरिया एट फर्स्ट सेक्शन ऑफ द पाइप। यहाँ पर जो फ्लूइड होगा, जो पास होगा, उसकी स्पीड होगी V1। सो फ्लूइड की वेलोसिटी एट सेक्शन V1 वुड बी V1। नाउ ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है लिक्विड का, इसका अगर मैं सेंटर ऑफ मास निकालूं, मान लीजिए इतने ही पार्ट पर जो सेंटर ऑफ मास होगा तो वो कहीं कहीं बीच में होगा पाइप के, वैसे ही जो सेकंड सेक्शन है उसका भी सेंटर ऑफ मास उसके बीच में होगा। तो हम मान लेते हैं कि जो पाइप की हाइट होगी फ्रॉम द रेफरेंस पोजीशन इज विथ रिस्पेक्ट टू द सेंटर ऑफ मास एंड इट इज गिवन बाय लेट्स से हाइट h1। सो ये h1 हाइट पे पहला पाइप का सेक्शन है, और दूसरे जो पाइप का सेक्शन है इट इज एट डिस्टेंस h2। ठीक है, चलो दिस इज डिस्टेंस h2, और h2 माइनस h1 विल बी द डिफरेंस इन द हाइट एट दिस टू डिफरेंट सेक्शन। चलो अब देखो, अगर मैं कुछ सर्टन अमाउंट ऑफ फ्लूइड इंसर्ट करता हूँ, कहाँ पे इंसर्ट करता हूँ? यहाँ इस पर्टिकुलर सेक्शन पे इंसर्ट करता हूँ। मान लीजिए 1 लीटर मैंने फ्लूइड इंसर्ट किया इन 1 सेकंड, तो रेट ऑफ फ्लो विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम इज 1 लीटर एंड टाइम फॉर इट इज फ्लोन इज 1 सेकंड। तो उतने से कम समय में जो लिक्विड कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है उसे मैं लिख रहा हूँ D1।
कितना लिख रहा हूँ, d1। चूंकि क्रॉस सेक्शनल एरिया छोटा है तो ज़्यादा लेंथ कवर करेगा इन द सेम टाइम, और जहाँ पर ये जो आपको सेकंड दिख रहा है, सेकंड सेक्शन, यहाँ पे उतना ही सेम अमाउंट ऑफ लिक्विड कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, d2 डिस्टेंस ट्रैवल करेगा इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, राइट। अब देखिए, जैसे कि हमने इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी में देखा था, जब एरिया छोटा होता है और किसी पर्टिकुलर समय में लिक्विड के वॉल्यूम को अगर फ्लो होना है तो वो ज़्यादा स्पीड से फ्लो करता है, और अगर एरिया बड़ा होता है तो स्पीड कम होती है। तो यहाँ पर अगर सेक्शन 1 पर स्पीड मैंने v1 ली है, तो सेक्शन 2 पर जो मैं स्पीड ले रहा हूँ, लेट्स से दैट इज़ v2, एरिया इज a2, तो v2 की जो वैल्यू होगी वो निश्चित तौर पर v1 से कम होगी, बिकॉज a2 is greater than a1 and this we have already seen in equation of continuity। ये सारी चीज आपको याद है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। When I say liquid is flowing through the pipe, बेसिकली जैसे किसी चीज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए आपको वर्क डन करना पड़ता है इन द फॉर्म ऑफ फोर्स अप्लाइड फॉर सर्टेन डिस्प्लेसमेंट d, यहाँ पे भी जब ये लिक्विड फ्लो होगा फ्रॉम सेक्शन 1 टू सेक्शन 2, तो देयर हैज टू बी सम वर्क डन। अब वर्क डन कैसे होगा भाई, कोई हाथ डाल के तो पानी को ऐसा बाहर नहीं लेके जाने वाला है। यहाँ पर ये जो सेक्शन 1 है, इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ लॉन्ग पाइप। तो इस सेक्शन 1 के पहले भी तो फ्लूइड है, इस फ्लूइड को मैं थोड़ा सा डार्कर वे में आपको हाईलाइट करके बताता हूँ। तो ये जो फ्लूइड है जो सेक्शन 1 के पहले है, आई होप कि आप देख पा रहे होंगे इसे, जिसको मैंने थोड़ा सा डार्क करके बताया है, ठीक है। सो दिस इज द फ्लूइड एट सेक्शन 1। ये जो फ्लूइड है सेक्शन 1 का, ये एक्चुअली इस सेक्शन 1 पे जो भी फ्लूइड के पार्टिकल है इन पर फोर्स लगा रहा है, सो दैट दिस पार्टिकल शुड मूव फॉरवर्ड। और ये पार्टिकल जब d1 डिस्टेंस कवर करेंगे, राइट फ्रॉम दिस सेक्शन अप टू d1 डिस्टेंस कवर करेंगे, तो कितना वॉल्यूम अंदर फ्लो हो चुका होगा, दैट सर्टन वॉल्यूम वुड बी इन द फॉर्म ऑफ लीटर्स हो सकता है। मान लेते हैं कि वो 1 लीटर है, तो 1 लीटर वॉल्यूम फ्लो हुआ होगा अप टू डिस्टेंस d1। और उतने ही समय में अगर dt टाइम में ये सब फ्लो हो रहा है, तो उतने ही समय में कितना डिस्टेंस एट सेक्शन 2 ट्रेवल किया होगा लिक्विड ने, d2 डिस्टेंस ट्रेवल किया होगा। अब ध्यान से समझना, जो लिक्विड या फिर जो सराउंडिंग फ्लूइड सेक्शन 1 के पास है, वो तो सेक्शन 1 के फ्लूइड को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन यहां जो सेक्शन 2 आप देख पा रहे हो, सेक्शन 2 के बाहर जो सराउंडिंग फ्लूइड है उसका क्या एक्शन रहने वाला है सेक्शन 2 पर। तो ये जो सराउंडिंग फ्लूइड है वो इनर्शिया में है। जब आप यहाँ से सर्टन फोर्स लगाकर सेक्शन 1 के फ्लूइड को आगे लेकर जाने की कोशिश करोगे, तो बिकॉज ऑफ इनर्शिया इन द सराउंडिंग फ्लूइड ऑफ सेक्शन 2, दैट फ्लूइड विल ट्राई टू रेजिस्ट द मोशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लिक्विड इन सेक्शन 2। सो इस तरीके से अगर ध्यान से समझिए, पहले सेक्शन में सराउंडिंग फ्लूइड फोर्स लगा रहा है F1 in order to move the liquid by distance d1 in given time dt, then surrounding fluid in section 2 will apply force in opposite direction F2। कितना डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन F2 अपोजिट डायरेक्शन में F2 फोर्स लगेगा, और वो कितना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, कितनी डिस्टेंस के लिए प्रोड्यूस करेगा, तो d2 डिस्टेंस तक ही तो फ्लो मूव हो रहा है। अगर पहले सेक्शन में d1 डिस्टेंस मूव होता है तो सेकंड सेक्शन में d2 डिस्टेंस मूव होता है। तो इतने d2 डिस्टेंस मूव करने के लिए मूव होते वक्त F2 फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। एंड इवन दो F2 फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, फिर भी F1 के कारण, अगर F1 ज़्यादा है तो F1 के कारण ज़बरदस्ती ये फ्लूइड जो है वो आगे बढ़ने ही वाला है। और जब ये फ्लूइड इस F2 को ओवरकम कर लेगा, तब जाके हम कह पाते हैं कि फ्लूइड इज एक्चुअली फ्लोइंग इनटू द पाइप। अदरवाइज अगर F2 हावी हो जाता है तो फ्लूइड तो फ्लो हो ही नहीं सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि सराउंडिंग फ्लूइड इन सेक्शन 1 इज डूइंग सम एक्स्ट्रा वर्क इन ऑर्डर टू न्यूट्रलाइज द अपोजिट वर्क डन प्रोड्यूस्ड बाय सराउंडिंग फ्लूइड इन सेक्शन 2। एंड इस कारण जो भी नेट वर्क डन होगा, दैट नेट वर्क डन विल बी यूटिलाइज्ड to change kinetic energy and potential energy of this liquid while it is in the
फ्लो। तो जस्ट फॉर एग्जांपल पहले सेक्शन में वर्क डन हुआ है 10 जूल, दूसरे सेक्शन में वर्क डन हुआ है 4 जूल, बट ये 4 जूल है वो निगेटिव डायरेक्शन में हुआ है, 10 जूल पॉजिटिव डायरेक्शन में है। तो नेट वर्क डन कितना हुआ? नेट वर्क डन वुड बी 6 जूल एंड दिस नेट वर्क डन विल बी यूटिलाइज्ड टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड potential energy, kinetic energy and potential energy of this liquid while it is in the motion। और यही हो गया हमारा बर्नौलीज का इक्वेशन। अब ये जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी है इट विल बी ऑब्जर्व इन डिफरेंट हेड्स एंड दैट वी विल बी डिस्कसिंग इन दिस गिवन इक्वेशन विच वी आर गोइंग टू डिराइव राइट नाउ। चलो अब बात करते हैं, फटाफट इक्वेशन को डिराइव कर लेते हैं, चलेगा ना। बाकी सब चीज़ें मैं हटा दे रहा हूँ यहाँ से ताकि हमारा जो पर्टिकुलर इक्वेशन है वो नीट एंड क्लीन लगे। सो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं कंसीडर एन आइडियल फ्लूइड। अब आइडियल है तो इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड है और फ्लो स्टेडी है। एन आइडियल फ्लूइड इज फ्लोइंग स्टेडीली थ्रू अ पाइप ऑफ वेरिएबल क्रॉस सेक्शन area. Let rho be the density of fluid। अब हम यहां पर क्या कर रहे हैं, दो अलग अलग सेक्शन कंसिडर कर रहे हैं पाइप के। लेट एट सेक्शन 1, सबसे पहले मैं सेक्शन 1 की बात कर रहा हूं, ठीक है। A1 इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, V1 is the speed या velocity of fluid flow। Let d1 is the distance traveled by fluid in time। कितने टाइम में मान लेते हैं, dt टाइम में उतना डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया होगा d1। और ये जो F1 है, F1 इज फोर्स अप्लाइड बाय सराउंडिंग फ्लूइड। ठीक है, इतना हो गया। अब ये जो फोर्स लगेगा इसके कारण लिक्विड डिस्प्लेस होने वाला है। एंड फाइनली मैं लिख रहा हूं लेट दिस कैपिटल V बी द वॉल्यूम डिस्प्लेस्ड। कितने टाइम में? इन टाइम dt। तो dt टाइम में V वॉल्यूम डिस्प्लेस हुआ है। चलिए अब बात करेंगे एट सेक्शन 2। सेक्शन 2 में हम क्या क्या ले रहे हैं, यहां पर भी हमारे पास दिख रहा है एरिया A2, डिस्टेंस D2, वॉल्यूम V2। अच्छा, हाइट H2 और ये फोर्स लगेगा F2। पहले केस में हाइट कितनी थी H1, वो रहने की वो लिखने की रह गई है, तो चाहो तो लिख लेते हैं। एंड H1 इज द हाइट ऑफ सेक्शन 1 ऑफ पाइप फ्रॉम रेफरेंस जो है मेरा ग्राउंड। ठीक है, ग्राउंड जैसे एक रेफरेंस मान के चल रहा हूं मैं। अब एट सेक्शन 2 क्या हो गया, A2 इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, V2 क्या है भैया, वेलोसिटी ऑफ फ्लो है। देन D2 क्या है, इट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्लूइड अलोंग द लेंथ ऑफ पाइप, है ना, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय फ्लूइड अलोंग लेंथ ऑफ पाइप और कितने समय में, फॉर टाइम dt हम एक छोटा सा स्मॉल टाइम इंटरवल कंसिडर कर रहे हैं। यहाँ पर भी v इज द वॉल्यूम ऑफ फ्लो इन टाइम। कितने टाइम में फ्लो हुआ है, ये सब dt टाइम में फ्लो हुआ है। और वॉल्यूम फ्लो रेट तो सेम होता है किसी भी इनकम्प्रेसिबल स्टेडी फ्लो के लिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और लास्ट में मैं लिख रहा हूँ व्हाट इज H2 इज द हाइट ऑफ सेक्शन 2 फ्रॉम रेफरेंस पोजीशन। और ये रेफरेंस पोजीशन क्या है, दैट रेफरेंस पोजीशन इज योर ग्राउंड।
ठीक है, चलो इतना बेसिक था, उसे हमने लिख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब वी नो कि एज पर वर्क एनर्जी थ्योरम, एज पर वर्क एनर्जी थ्योरम, जो भी वर्क डन करेगा सराउंडिंग फ्लूइड, सो वॉट एवर बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन, इट विल बी एग्जैक्टली इक्वल टू सम ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी एंड चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 करके छोड़ देते हैं। अब सबसे पहले मैं ए पार्ट में लिख रहा हूं कि कितने अमाउंट ऑफ वर्क डन हो रहा है, या वॉट एवर बी द चेंज इन वर्क डन, सो दैट वुड बी इक्वल टू वर्क डन बाय सराउंडिंग फ्लूइड, वर्क डन बाय सराउंडिंग फ्लूइड, कौन से सेक्शन में, एट सेक्शन 1, प्लस, ध्यान से समझना बेटा इसको, ये जो सराउंडिंग फ्लूइड है सेक्शन 1 के पहले, ये वर्क डन करेगा एट द लिक्विड इन सेक्शन 1 टू मूव इट बाय डिस्टेंस d1। इसी वक्त जब डिस्टेंस d1 से फ्लूइड मूव हो रहा होगा, इट विल फेस सम अपोजिशन फॉर द मूवमेंट एट सेक्शन 2 बाय डिस्टेंस d2। सेक्शन 2 में जो लिक्विड है वो जाना चाह रहा है या ट्रैवल कर रहा है डिस्टेंस d2 से, और जब तक ये डिस्टेंस d2 ट्रैवल कर रहा होगा, एक तरीके से सेक्शन 2 के आगे ये जो सराउंडिंग फ्लूइड है ना, ये उसे अपोज कर रहा है बाय सम फोर्स F2। तो यहाँ पर सेक्शन 2 के आगे जो सराउंडिंग फ्लूइड है, इसने वर्क डन किया है इन अपोजिट डायरेक्शन बाय अप्लाइंग फोर्स F2 up to distance d2 when the liquid was flowing in section 2. So I can say the net work done, that net work done is nothing but work done by surrounding fluid at section 1 plus work done by surrounding fluid at section 2, and thus I can write force F1 multiplied by distance d1 plus force F2 multiplied by distance d2, but F2 is in opposite direction, so वर्क डन जो है वो कंज्यूम कर रहा है। हमने जो F1 ने जो भी वर्क डन किया उसका सम पार्ट इसके फॉर्म में लॉस्ट होके जा रहा है। सो आई कैन राइट F1 d1 माइनस F2 d2। अब हमें पता है भैया क्या है, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स अपॉन एरिया, सो फोर्स इज नथिंग बट प्रेशर इनटू एरिया, इस रिलेशन को यूज करो। सो आई कैन राइट F1 इज नथिंग बट P1 इंटू A1 इंटू D1 माइनस P2 इंटू A2 इंटू D2। अब देखिए एरिया इंटू लेंथ क्या होता है, वॉल्यूम, और वॉल्यूम तो दोनों जगह पे सेम ही होगा। अगर यहाँ से 1 लीटर में पुश कर रहा हूँ सेक्शन 1 से, तो सेक्शन 2 पे 1 लीटर ही मुझे मिलेगा। तो इसका मतलब है P1 इंटू वॉल्यूम V माइनस P2 इंटू वॉल्यूम V। सो आई कैन राइट जो भी हमारा वर्क डन होगा डेल्टा WD इज नथिंग बट P1 माइनस P2 इंटू V। ठीक है, दिस इज अ फर्स्ट पार्ट, ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो चुका है इक्वेशन 1 में। चलेगा, अब हम क्या करेंगे, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी की तरफ बढ़ते हैं। तो लेट्स सी सेकंड पार्ट। अब ये ना मैं बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिख रहा हूँ, इसलिए हमें लगता है कि काफ़ी लेंदी है। कुछ भी लेंदी नहीं है, डेरिवेशन बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, 1 पेज में आ जाता है। आप इसे अपने हैंडराइटिंग में थोड़े से स्मॉल फॉन्ट में लिखिए इसको। चलिए अब हम बी पार्ट की बात करते हैं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल क्या होती है, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी एट सेक्शन 2 माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट सेक्शन 1। सो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। m इज व्हाट, अमाउंट ऑफ मास। अब अगर वॉल्यूम फ्लो रेट सेम है तो मास फ्लो रेट भी सेम होगा। 1 लीटर वॉल्यूम अगर 1 kg है, अगर यहाँ पे 1 लीटर फ्लो होता है तो 1 kg फ्लो हो रहा है, तो वहाँ पे भी 1 लीटर फ्लो होगा तो 1 kg ही फ्लो होगा। इसका मतलब है मास सेम ही फ्लो होगा। सो आई एम सिंपली राइटिंग m1 इंटू जी के जगह सिर्फ m इंटू जी मल्टीप्लाइड बाई हाइट h2 minus m into g multiplied by height h1. So what I am getting is mg into h2 minus h1 and this is delta PE, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। वैसे ही अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी देख लेते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज काइनेटिक एनर्जी एट सेक्शन 2 माइनस काइनेटिक एनर्जी एट सेक्शन 1, सो दैट इज हाफ m v2 का स्क्वायर माइनस हाफ m v1 का स्क्वायर। सो व्हाट डू आई गेट, 1/2 m इज कॉमन, आई गेट v2 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेते हैं। सो फ्रॉम इक्वेशन 1, जैसे मैं इक्वेशन 1 में पुट करूंगा मुझे क्या मिलेगा, P1 माइनस P2 इंटू V
is equal to change in potential energy is mg into h2 minus h1 into plus change in kinetic energy is half m, here it is v2 square minus v1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हम जानते हैं वॉल्यूम को मैं लिख सकता हूँ, वॉल्यूम कैन बी रिटन एज मास पर यूनिट डेंसिटी। सो आई एम सिंपली राइटिंग दिस हियर P1 माइनस P2 इंटू V इज मास m अपॉन रो इज इक्वल टू mg h2 माइनस h1 प्लस हाफ ऑफ m v2 स्क्वायर माइनस v1 का स्क्वायर। अब देखिए m जो है वो कैंसल हो जाएगा और ये जो डेंसिटी है रो, इसे मैं क्या कर सकता हूँ, राइट में जाके मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा। h2 माइनस h1 वाला ये जो एक्सप्रेशन इससे भी, और v2 माइनस v1 स्क्वायर वाला ये वाला जो एक्सप्रेशन है इससे भी रो को मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या मिल जाएगा मुझे मिल जाएगा P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो इंटू जी h2 माइनस रो जी h1 प्लस 1/2 रो v2 का स्क्वायर माइनस 1/2 रो v1 का स्क्वायर। अब हो गया, जो वन वाले टर्म है, वन सफिक्स वाले टर्म है जो सेक्शन 1 से बिलोंग करते हैं उन्हें हम लेफ्ट में रखेंगे और सेक्शन 2 वाले टर्म्स को राइट में रखते हैं। सो व्हाट आई विल बी गेटिंग इज P1 प्लस रो जी h1 प्लस हाफ ऑफ रो v1 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जो P2 है वहाँ राइट में शिफ्ट करूँगा तो प्लस P2 प्लस रो जी h2 प्लस हाफ ऑफ रो v2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हमें ये पता चलता है P1 इज प्रेशर हेड, रो जी h1 इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हेड एंड हाफ ऑफ रो v1 का स्क्वायर इज अ काइनेटिक एनर्जी का हेड। इन तीनों को अगर आप सम करते हो तो दैट विल बी इक्वल टू सम ऑफ प्रेशर हेड, पोटेंशियल एनर्जी हेड एंड काइनेटिक एनर्जी हेड एट सेक्शन 2। तो जो टोटल एनर्जी है चाहे सेक्शन 1 रहे या सेक्शन 2 रहे वो तो सेम ही रहेगी, बट उनके बीच में जो उसके सब एलिमेंट है कौन से प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, दैट विल बी चेंज्ड। ठीक है, तो यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ भैया, सीधा सीधा ये बोल सकता हूँ कि प्रेशर हेड प्लस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हेड दैट इज रो जी एच प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो हेड है हाफ ऑफ रो वी का स्क्वायर, इट विल बी कांस्टेंट एंड दिस इज व्हाट बर्नौलीज इक्वेशन इज। ठीक है, तो पूरे फ्लो के लिए एट एनी सेक्शन ऑफ द पाइप दिस पर्टिकुलर थिंग विल रिमेन कांस्टेंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमें बहुत ज़्यादा यूज़ करने में आएगी वो ये है कि बर्नौलीज कहता है, बर्नौली का जो ऑब्जर्वेशन है वो क्या है कि अगर मान लीजिए इस तरीके से वेरिएबल सेक्शन एरिया वाला कोई पाइप है, अगर किसी सेक्शन पे एरिया ज़्यादा है, मान लीजिए ये A1 है और ये वाला A2 है, अब एरिया ज़्यादा है तो वहाँ पर क्या कम होती है, वेलोसिटी कम होती है, ये भी हम जानते हैं, और एरिया कम है तो वेलोसिटी ज़्यादा होती है, किसके हिसाब से, कंटिन्यूटी इक्वेशन के हिसाब से A1 V1 इज इक्वल टू A2 V2। यहाँ तक तो पता है। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ अब बर्नौली ने नोटिस की वो ये थी कि अगर एरिया ज़्यादा है तो वहाँ पे प्रेशर की वैल्यू भी ज़्यादा होती है, ध्यान से समझना। सो एरिया जो है उसका रिलेशन होगा प्रेशर के साथ। सो इफ एरिया इज लार्जर इट मीन्स एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट प्रेशर वुड ऑल्सो बी लार्जर एंड इफ एरिया इज लो प्रेशर वुड ऑल्सो बी लो। अब यहाँ से ना एक इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग किस्सा है। आप जानते हैं हमारे घर में नल होता है ऐसे, राइट। हम यहाँ पर उसको अगर पाइप से कनेक्ट कर दें नल को और किसी चीज़ पर पानी से थ्रो करना है तो हम जनरली क्या बोलते हैं, ज़्यादा प्रेशर से पानी जो है उसको थ्रो करो। अब ज़्यादा प्रेशर से बोलने पर हम क्या कर लेते हैं, इस नल के जो ये जो पाइप है, इस पाइप का जो एरिया है उसको कम कर देते हैं। पाइप का एरिया कम होते बराबर क्या हो जाता है, पानी जो है वैसे स्पीड से बाहर आने लगता है और हम उसको नाम क्या देते हैं कि पानी जो है वो बहुत ज़्यादा प्रेशर से बाहर आ रहा है। नहीं, ऐसे नहीं होता। पहले जो भी एरिया था, मान लीजिए इस सेक्शन में एरिया, अब इसको थोड़ा जूम करके मैं दिखा रहा हूँ। मान लीजिए ये हमारा पाइप है, पाइप का ये जो सेक्शन है दिस इज फर्स्ट सेक्शन और जो एंड है उसे मैं सेक्शन 2 कह रहा हूँ। सेक्शन 1 है एरिया A1, सेक्शन 2 का एरिया है A2।
A1 से पाइप में जो पानी बह रहा है उसकी स्पीड है V1। अब जैसे ही आपने इस सेक्शन को, ये जो पाइप का ओपन वाला एंड है, उसको ब्लॉक कर दिया, तो जो नया एरिया है A2, दिस A2 इज लेस देन A1 हो गया। जैसे ही A2 कम हो जाएगा, ऑब्वियसली आपकी जो वेलोसिटी है बढ़ेगी, सो V2 वुड बी ग्रेटर देन V1 एज पर इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। नाउ व्हेन इट कम्स टू प्रेशर, प्लीज कीप इन माइंड, जब आपका एरिया कम हो जाएगा और वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तो वेलोसिटी के बढ़ने के साथ साथ प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यही है हमारे बर्नौलीज द्वारा किया गया मेन ऑब्जर्वेशन। तो बर्नौली कहता है भैया एरिया बढ़ रहा है तो प्रेशर को भी बढ़ना पड़ेगा और वेलोसिटी को कम होना पड़ेगा। सो प्रेशर और वेलोसिटी में इन्वर्स रिलेशन है। तो हम जब मजाक मजाक में बोलते हैं ना भैया ज़्यादा प्रेशर से पानी फेंको और इसलिए हम एरिया को कम कर रहे हैं, तो वैसे नहीं होगा। जैसे ही आप एरिया कम करोगे ऑटोमेटिकली वेलोसिटी बढ़ जाएगी और प्रेशर कम हो जाएगा। तो हम कम प्रेशर से लेकिन ज़्यादा वेलोसिटी से पानी को फेंक रहे होते हैं जब हमें किसी दूर डिस्टेंस तक पानी को ट्रैवल करना है। ठीक है, आई होप कि आपको मेरी ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आगे हम क्या करते हैं, एक छोटा सा न्यूमेरिकल है उसे देख लेते हैं, देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद द एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज इक्वेशन। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सो लेट्स सी फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इट इज गिवन हियर। The given figure shows a streamline flow of a non-viscous liquid having density 1000 kg per meter cube। अब non-viscous liquid और density 1000 kg per meter cube है, तो water की भी हो सकती है ना, water की density होती है 1000 kg per meter cube। The cross sectional area at point A is 2 centimeter square। तो ये जो A point है यहाँ पर cross sectional area देकर रखा है। So area at point A is I am writing this as 2 square centimeter। ठीक है, तो इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर अगर ज़रूरत पड़ी तो। एनीवे आगे, एंड एट पॉइंट बी इट इज़ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो एरिया एट पॉइंट बी इज़ 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर, दैट इज 10 टू द पावर -4 मीटर स्क्वायर। देन द स्पीड ऑफ लिक्विड एट पॉइंट ए इज 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो ए पॉइंट पर वेलोसिटी देकर रखी है या स्पीड देकर रखी है विच इज़ 5 सेंटीमीटर पर सेकंड। और आगे क्या पूछा है, बोथ पॉइंट्स ए एंड बी आर एट सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, कैलकुलेट द डिफरेंस इन प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी। डिफरेंस इन प्रेशर मतलब पी ए माइनस पी बी करना है। तो ए पॉइंट का जो प्रेशर है उसे मैं पी ए लिख रहा हूँ और बी पॉइंट का जो प्रेशर है उसे पी बी लिख रहा हूँ। ध्यान से समझना, ए और बी पॉइंट जो है यहाँ पर, ये दोनों एक ही हाइट पर है, तो दोनों के बीच में जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो है, क्योंकि अगर हाइट ही चेंज नहीं हो रही है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होगा। मतलब आप इसको ऐसे भी समझो, अगर ग्राउंड से ये ए पॉइंट h1 हाइट पर है तो बी से भी वो h1 हाइट पे ही है, या फिर h1 इज एग्जैक्टली इक्वल टू क्या है, h2 है। यही उनका कहने का मतलब है। आगे बढ़ रहे हैं, क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द डिफरेंस इन प्रेशर। तो कुछ नहीं है, सीधा सीधा बर्नौलीज एक्सप्रेशन लगा लेते हैं अपन लोग। सो आई एम राइटिंग हियर, इसको थोड़ा सा मैं चलेगा। नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले बर्नौलीज एक्सप्रेशन की बात करें तो ये हो जाएगा पी ए प्लस रो जी हाइट एट पॉइंट ए प्लस हाफ ऑफ रो वी ए का स्क्वायर। ठीक है, दैट वुड बी एग्जैक्टली इक्वल टू पी बी प्लस रो जी एच बी प्लस 1/2 रो वी बी का स्क्वायर। अब देखिए हाइट तो दोनों ही पॉइंट पर सेम है, मतलब h1 इज इक्वल टू h2 जैसे कि मैंने बोला था। तो क्या हो जाएगा, ये जो रो जी एच ए है, इससे अगर मैं रो जी एच बी माइनस करता हूँ तो वो डायरेक्टली जीरो हो जाएगा। तो क्या बचता है हमारे पास, प्रेशर एट पॉइंट ए प्लस हाफ ऑफ रो वी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रेशर एट पॉइंट बी प्लस हाफ ऑफ रो वी बी का स्क्वायर। ठीक है, चलो। सो वी ए कितना है, 5 सेंटीमीटर पर सेकंड, तो इसको मैं लिख लेता हूँ 5 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर पर सेकंड। दिस इज वी ए बी वी ए वी बी। अच्छा, वी बी दिया है क्या हमें, वी बी दिया नहीं है तो वी बी निकालना पड़ेगा। देखो यहाँ पर एक्सप्रेशन में हमें वी बी का काम है। वी बी कैसे निकालेंगे, तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का यूज़ करेंगे और इसमें वी बी निकालेंगे। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ एज पर कंटिन्यूटी, एज पर कंटिन्यूटी area of A into velocity of A is equal to area of B into velocity of B. So VB हो जाएगा, VB would be area of A upon area of B into
वी ए। चलिए एरिया ऑफ ए कितना दिया है 2 इंटू 10⁻⁻4, एरिया ऑफ बी इज 10⁻⁻4, वी ए इज हाउ मच 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकंड। तो 10⁻⁻4 10⁻⁻4 कैंसल, ये हो गया 10, 5 इंटू 2 इज 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकंड। तो ये मुझे मिल गया वी बी। चलिए अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ इस बर्नौलीज एक्सप्रेशन में पुट करते हैं। तो चलो मैं बर्नौलीज इक्वेशन लिख रहा हूँ, पी ए प्लस हाफ ऑफ रो वी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू पी बी प्लस हाफ ऑफ रो वी बी का स्क्वायर। प्रेशर डिफरेंस हमें पूछा है, सो पी ए माइनस पी बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ रो कॉमन आ जाएगा, दैट वुड बी वी बी स्क्वायर माइनस वी ए का स्क्वायर। सो 1/2 रो इज 10⁻3, वी बी कितना आया है 10 इंटू 10⁻⁻2 मीटर पर सेकंड, इसका स्क्वायर माइनस 5 इंटू 10⁻⁻2 इसका होल स्क्वायर। सो व्हाट आई विल बी गेटिंग इज 1/2 इंटू 10⁻3 इंटू, देखिए 10 का स्क्वायर इज 10⁻2, 10⁻2 का स्क्वायर 10⁻4, यहाँ पर भी 10⁻4 आई गई, तो यहाँ पर मैं पहले ही 10⁻4 कॉमन ले रहा हूँ। व्हाट आई एम गेटिंग इज 10⁻2 माइनस 25। सो हियर इट वुड बी 10⁻1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 100 minus 25, that is 75. So 75 into 10⁻1 divided by 2, 75 is what 37.5, 37.5 into 10⁻1, so that would be 3.75, right? Yes, 3.75 Newton per meter square, and this is the value of pressure difference. दिस इज द वैल्यू ऑफ प्रेशर डिफरेंस। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या कर लेते हैं, एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन दिया है रिगार्डिंग बर्नौलीज एक्सप्रेशन, उसे देखते हैं। द प्रेशर ऑफ वाटर इनसाइड द क्लोज्ड पाइप इज 3 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। On opening the wall of the pipe, calculate the speed of water flowing through the pipe. Density of water is given, which is 1000 kg per meter cube. देखो ऐसा पाइप है, ठीक है, और इस पाइप का ये जो एंड है यहाँ पर मान लेते हैं कि ऐसा वॉल्व है, राइट, ये है हमारा वॉल्व, चलेगा। अब प्रेशर कितना दिया है, वॉल्व के जो पहले यहाँ पर मान लीजिए हमारा पहला सेक्शन में कंसिडर कर रहा हूँ, और वॉल जो है ये मेरा दूसरा सेक्शन है। तो पहले सेक्शन पर हमें प्रेशर P1 दिया है, विच इज 3 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। एंड जब इस वॉल को हम ओपन करेंगे, जब ये वॉल ओपन हो जाएगा तब प्रेशर कितना हो रहा है, दैट प्रेशर इज रिड्यूसेस टू 2 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेंसिटी देकर रखी है, विच इज 10⁻3 kg पर मीटर क्यूब, और पूछा क्या है, टू फाइंड कैलकुलेट द स्पीड ऑफ वाटर फ्लोइंग थ्रू पाइप। तो इस सेकंड सेक्शन से जब पानी बाहर निकलेगा तो V2 की वैल्यू क्या होगी, ऐसे पूछा है। देखिए इनिशियली यहाँ इस सेक्शन में जब वॉल ओपन नहीं था तो वेलोसिटी कितनी रही होगी, स्टार्टिंग में वेलोसिटी अगर V1 है तो वो 0 रही होगी, क्योंकि लिक्विड रेस्ट में है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, जैसे ही फ्लो स्टार्ट कर देंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी। तो इसके लिए मैं एक बर्नौलीज थ्योरम का एक्सप्रेशन यूज करूंगा, जो हम जानते हैं P1 रो जी H1 प्लस हाफ ऑफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, P2 प्लस रो जी H2 प्लस हाफ ऑफ रो V2 का स्क्वायर। ये एक्सप्रेशन है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर ये जो पाइप है इसको मैंने इसे हॉरिजॉन्टल कंसिडर किया है, और ग्राउंड अगर रेफरेंस है तो ग्राउंड से हाइट चाहे सेक्शन 1 हो या चाहे सेक्शन 2 हो, दोनों में सेम है, तो देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सो रो जी H2 माइनस H1 ये जो फंडा होता है इसका कोई मतलब है नहीं, हम उसको छोड़ देंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी की जो हेड है इसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो बचता क्या है हमारे पास एक्सप्रेशन पर, P1 प्लस हाफ ऑफ रो V1 का स्क्वायर इज इक्वल टू P2 प्लस हाफ ऑफ रो V2 का स्क्वायर। सो यहाँ पर P1 माइनस P2 लिखते हैं, क्योंकि दोनों की वैल्यू देकर रखी है, विच इज इक्वल टू 1/2 रो कॉमन लेंगे, दैट वुड बी V2 स्क्वायर माइनस V1 का स्क्वायर। सो P1 is 3 into 10⁵, राइट, 3 into 10⁵, P2 is 2 into 10⁵। तो एक काम कर लेता हूँ मैं,
10 to the power 5 कॉमन ले रहा हूँ, सो दैट वुड बी 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1/2, रो इज 10 to the power 3, v2 स्क्वायर, हाउ मच इज v2 ये पता करना है, और v1 दिया है, v1 कितना लेना है 0, सो आई एम सिंपली राइटिंग v2 स्क्वायर माइनस 0, छोड़ दो उसको, तो ये देखिए क्या हो जाएगा, दिस इज 10 to the power 3, तो यहाँ से चले जाएगा तो बचेगा 10 to the power 2, और ये जो 2 डिवीजन में है उधर आएगा तो मल्टीप्लिकेशन में, सो 2 ये हो जाएगा 2 इंटू 10 to the power 2 इंटू, देखिए ये है 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 इज अगेन 1, सो कुछ नहीं बचता है, 1 बचता है, दिस इज v2 का स्क्वायर, राइट, यस v2 का स्क्वायर, सो v2 कितना हो जाएगा, v2 वुड बी अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 10 to the power 2, भैया 10 to the power 2 बाहर आ जाएगा, दैट वुड बी 10 अंडर रूट ऑफ 2, अंडर रूट ऑफ 2 इज 1.41, सो सिंपली आई कैन राइट 1.41 इंटू 10, दिस इज v2, सो v2 डायरेक्टली लिख रहा हूँ मैं 14.1 मीटर पर सेकंड, सो 14.1 मीटर पर सेकंड इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी व्हेन द टैप इज हाफ ओपन, या जो भी जितना भी ओपन हुआ होगा। चलो अब यहाँ पर ना हमारे जो टिपिकल सॉल्व्ड एग्जांपल अनसॉल्व्ड क्वेश्चन है वो हो चुके हैं रिगार्डिंग कंटिन्यूटी इक्वेशन एंड द बर्नौलीज इक्वेशन। अब इसके बाद में जो सीईटी के क्वेश्चन है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन सीईटी के क्वेश्चन से पहले बर्नौलीज से कुछ एप्लीकेशन है, जैसे वेंचुरी मीटर है, स्पीड ऑफ एफ्लक्स है, उसे भी पहले डिस्कस करेंगे। वंस एंड व्हेन वी आर थ्रू विथ इट वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स एमएसटी सीईटी के क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो में।